नमस्कार साथियों, मैं बजरंग कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IT एक्सपर्ट में। साथियों, हमारी डेली करंट अफेयर से संबंधित हम हमारी आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं 7 अक्टूबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हर कंपटीशन के एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन करंट अफेयर से संबंधित है और मैंने इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न जोड़े हैं जो कि आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, हमारी करंट अफेयर की क्लास का आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम पूरी जानकारी के साथ बात करेंगे। तो साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ऑप्शन बी एनी एर्नोक्स, ऑप्शन सी जॉन फोसे तथा ऑप्शन डी गलुप। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी जॉन फोसे। साथियों, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक लगातार विभिन्न 6 श्रेणियों के लिए की जा रही है। इन 6 श्रेणी में साहित्य के क्षेत्र की बात करें तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को इस नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटक कृति और उनके गद्यांश या कहानी के लिए या कहानी लेखक के अनुसार इन्हें दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, अब तक 120 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है, जिनमें से 17 महिला हैं और 121वां व्यक्ति है जॉन फोसे। जब मैं बात करूं नोबेल साहित्य समिति के अध्यक्ष के बारे में, तो नोबेल साहित्य समिति के अध्यक्ष हैं एंडर्स ओल्सन। जब हम बात करें भारतीय विजेता, तो रविंद्रनाथ टैगोर अकेले भारतीय हैं जो साहित्य के नोबेल से सम्मानित हुए हैं और उन्हें यह पुरस्कार 1913 में मिला था। और हम इससे संबंधित एक और बात की बात कर लेते हैं कि वर्ष 2022 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार फ्रेंच की लेखिका एनी एर्नोक्स को, वर्ष 2021 की बात करें तो अब्दुल रज्जाक को, और वर्ष 2020 की बात करें तो यह लेखक गलुप को ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह भी आप ध्यान रखें साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दीपिका पल्लिकल और हरिंद्रपाल संधू की जोड़ी ने एशियाई खेल के किस खेल में स्वर्ण पदक जीत लिया है दोस्तों। तो आपको जैसे ही पता है एशियाई खेल चल रहे हैं, उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है। ऑप्शन ए टेबल टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी एथलेटिक्स तथा ऑप्शन डी स्क्वैश। साथियों, मैं एशियाई खेल से संबंधित एक जो भी जितने भी पदक है उनसे संबंधित एक वीडियो अलग से डालूंगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है स्क्वैश। जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों कि एशियाई खेलों के 12वें दिन भी भारत ने अपना कारनामा जारी रखा है, जिसमें जब हम स्क्वैश खेल से भारतीय महिला खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल और पुरुष खिलाड़ी हरिंद्रपाल संधू दोनों की मिश्रित युगल जोड़ी ने एशियाई गेम के इतिहास में पहला मिश्रित युगल स्वर्ण पदक जीता है। मतलब एशियन गेम के स्क्वैश के इतिहास में पहला मिश्रित युगल स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों ने इस इवेंट में मलेशिया की जोड़ी को हराया है। मैं आपको दोबारा बता देता हूं दोस्तों, मिश्रित युगल फाइनल में भारतीय जोड़ी दीपिका पल्लिकल और हरिंद्रपाल संधू ने मलेशिया की आइफा आजमान और पुरुष खिलाड़ी मोहम्मद सयाफिक को, कमाल की जोड़ी है, उनको 2-0 से हराया है। और
भारतीय स्क्वैश खेल में भारतीय मिश्रित युगल जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है और यह इतिहास बनाया है। तीसरा हमारा प्रश्न है साथियों, हाल ही में जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बना है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा पंजाब तथा ऑप्शन डी है हमारा बिहार। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। जानकारी के मुताबिक साथियों मैं आपको बता दूं कि हाल ही में जाति आधारित जनगणना संपन्न करवाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। साथियों जानकारी के हिसाब से हम बात करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने विधानसभा में 18 फरवरी 2019 को जाति आधारित जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद इसे जनगणना को 2 चरणों में पूरा करने का फैसला किया गया। पहला चरण 7 जनवरी 2023 से शुरुआत हुई, जिसमें जितने भी मकान उसकी गणना की गई, और दूसरा चरण है वो 15 अप्रैल से शुरू हुआ और हाल ही में उसके आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। साथियों जब हम आंकड़ों की बात करें तो बिहार के जाति आधारित गणना के धर्म से जुड़े आंकड़े बात करें तो हिंदू 81.9%, मुसलमान 17.7% और ईसाई 0.0576%। सिख की बात करें तो 0.013। ये तो हो गए जाति आधारित जनगणना के आंकड़े। जब हम बात करें जातीय जनगणना के आंकड़े तो पिछड़ा वर्ग ओबीसी 27.12%, अति पिछड़ा वर्ग 36.1%, सामान्य या जनरल कैटेगरी की बात करें तो 15.52%, अनुसूचित जाति 19% तथा अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% है। ये आंकड़े भी याद रखने हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में स्पिनोज पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है? और जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा डॉक्टर जोयिता गुप्ता, ऑप्शन बी है हमारा टॉबी किर्स, ऑप्शन सी है हमारा ए व बी दोनों तथा ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों उपयुक्त दोनों। डॉक्टर जोयिता गुप्ता और टॉबी किर्स को स्पिनोजा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं कि स्पिनोज पुरस्कार क्या है। तो यह है कि नीदरलैंड द्वारा विज्ञान में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जिसे कभी डच नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और यह डॉक्टर जोयिता भारत की जो मूल है वो डॉक्टर जोयिता को मिला है। तो यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दूं साथियों, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके काम के लिए डच विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही इनके साथी टॉबी किर्स को इसमें शामिल किया है। साथियों यह पुरस्कार नीदरलैंड के एक विज्ञान विभाग के द्वारा शिक्षा विज्ञान और संस्कृति मंत्री रॉबर्ट डिजक्रोफ द्वारा प्रदान किया गया है और यह इनके साथी टॉबी किर्स को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। साथियों मैं आपको बता दूं नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है जिसे स्पिनोज पुरस्कार कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की एक स्थापना की है, तो कौन सा मंत्रालय इसके संचालन की देखरेख करेगा? तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे जो विभिन्न मंत्रालय है उनमें एक और बोर्ड की स्थापना हुई है जिसे हल्दी बोर्ड, जो कि एक कृषि से संबंधित है। ऑप्शन की बात करें तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा ऑप्शन डी है हमारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। जब हम बात करें साथियों तो हल्दी बोर्ड की स्थापना हाल ही में हुई, उसका जो संचालन करेगा वह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करेगा। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं भारत सरकार ने हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई। साथियों देश भर के हल्दी के किसानों को लंबे समय से जो चली आ रही मांग को पूरा करते हुए भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना कर दी है और यह किसानों के हित में है। साथ ही जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत दुनिया का हल्दी का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक देश है। हल्दी उत्पादक में जब राज्य की बात करें तो तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्य इसी में शामिल है और इस हल्दी बोर्ड के संचालन और देखरेख वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
करेंगे तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन CIF द्वारा ग्लोबल इंडियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें साथियों तो ऑप्शन है मेरी कॉम, ऑप्शन बी है हमारा अनु सोनी, ऑप्शन सी है हमारा सुधा मूर्ति तथा ऑप्शन डी है हमारा शिल्पा राधे। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, जो कि आपके सामने फोटो इनकी बनी हुई है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि ग्लोबल इंडिया के अवार्ड हर साल एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है और जिसने अपने क्षेत्र में एक प्रमुख कार्य की अनोखी छाप छोड़ी हो। यहाँ पे ग्लोबल इंडियन पुरस्कार की बात की जा रही है। यह हर साल एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने क्षेत्र में एक प्रमुख कार्य छोपी हो। मैं आपको बता दूं साथियों कि सुधा मूर्ति एक भारतीय शिक्षिका और लेखिका है और साथ ही यह इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है। साथियों इन्हें वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और अब उन्हें वर्ष 2023 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथियों ये के नारायण मूर्ति जो कि एक बड़े उद्योगपति है, उनकी पत्नी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने भारत में यूथ हब ऐप लॉन्च किया गया है? मैं आपको बता दूं साथियों यूथ हब ऐप है जो कि युवाओं के लिए है। युवाओं को जो नौकरी दिलाने का जो अभी मतलब युवाओं के आगे बढ़ने का जो मौका है उसी से संबंधित एक ये ऑनलाइन मंच है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों यूनिसेफ। यूथ हब को यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथियों जब जानकारी के लिए हम पूरी डिटेल की बात करें तो यूनिसेफ एक राष्ट्रीय संस्था है जिसका उद्देश्य युवाओं के जीवन को बचाने, उन्हें उनके अधिकारों की रक्षा करवाने और उन्हें उनके बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनकी क्षमता को पूरा करने में मदद करता है। और हाल ही में यूनिसेफ ने युवाओं को नौकरी के अवसरों के लिए एक नया ऑनलाइन ऐप लॉन्च किया गया है जिसे यूथ हब का नाम दिया गया। आपके सामने जो लोगो है वो यूथ हब का है। साथियों यह ऐप भारत में युवाओं के विशेष रूप से बात की जाए लड़की और विशेष रूप से एशिया पर रहने वाले अर्थात दिहाड़ी मजदूर करने वाले युवाओं के भविष्य के लिए या भविष्य में नौकरी के अवसरों को जोड़ने के लिए इस ऐप का यह कार्य करेगा। दोबारा देख लेते हैं, भारत में युवाओं को विशेष रूप से लड़कियां और एशिया पर रहने वाले युवाओं को भविष्य में नौकरी के अवसरों को जोड़ने के लिए यूनिसेफ ने एक अभिनव डिजिटल यूथ हब ऐप लॉन्च किया गया है। यह युवाओं से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई खेलों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए रिंकू सिंह, ऑप्शन बी तिलक वर्मा, ऑप्शन डी यशस्वी जायसवाल तथा ऑप्शन डी है हमारा ऋतुराज गायकवाड़। साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है यशस्वी जायसवाल। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साथियों भारतीय युवा आजकल पुराने रिकॉर्ड तोड़कर नया इतिहास बना रहे हैं और इसी इतिहास के चलते भारतीय युवा क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने एशियन गेम्स में शतक लगाकर एक नया इतिहास बनाया है और इसी शतक के साथ यशस्वी जायसवाल एशियन गेम में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। मैं आपको बता दूं साथियों एशियन गेम्स में पुरुष क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नेपाल के खिलाफ इन्होंने यह शतक जड़ा है। नेपाल ने क्रिकेट के मामले में भी आजकल बहुत से रिकॉर्ड तोड़े हैं और वो नेपाल की टीम ने है जिसने हाल ही में सबसे कम गेंदों में अर्धशतक, सबसे कम गेंदों में शतक और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टीम बनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा,
हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर, जिसे बल्कन 2020 का नाम दिया गया है, इसे बनाने की परियोजना पर कार्य कर रहा है? ऑप्शन ए है हमारा चीन, ऑप्शन बी है हमारा ब्रिटेन, ऑप्शन सी है हमारा रूस तथा ऑप्शन डी है हमारा जापान। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक दुनिया के सबसे पावरफुल लेजर बनाने में लगे हुए हैं, और साथ ही जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि उन्होंने कहा है कि यह वल्कन 2020 लेजर, जिसे नाम दिया गया, यह सूर्य से लाख गुना तेज और चमकीली किरण पैदा करने में सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताऊं कि ब्रिटेन के यूके साइंस और टेक्नोलॉजी फैसिलिटी काउंसिलिंग द्वारा देश के वल्कन 2020 नामक दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बनाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू की है। इस लेजर का सूर्य से 10 गुना अरब गुना अधिक चमकीला होने का अनुमान है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा और कैंसर के उपचार सहित विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में गहरा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, अर्थात यह लाभदायी हो सकता है। आज की सीरीज का हमारा अंतिम प्रश्न है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया गया या कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन की बात करते हैं हम, तो हमारा पहला ऑप्शन है 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन बी 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर। तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की बात करें तो यह हर साल 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं साथियों कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का उद्देश्य या इसे मनाने का उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष तक पहुंच के बारे में और शिक्षा के बारे में महत्व को बढ़ाता है, जिससे दुनिया भर के जो लोग हैं उन्हें यह संकेत मिलता है कि वे अंतरिक्ष से क्या क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा क्या क्या हमें फायदा होता है। जब हम इतिहास की बात करें साथियों, तो यह वर्ष 1999 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था और 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर प्रति वर्ष यह दिन मनाया जाता है। जब हम बात करें विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 के विषय के बारे में, तो अंतरिक्ष और उद्यमिता इसका विषय है। इस विषय वाणिज्यिक अंतरिक्ष उद्योग के उभरते परिदृश्य और बढ़ते प्रभाव को प्रभावित करता है। तो आप यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2023 का विषय है अंतरिक्ष और उद्यमिता है, तो ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं। साथियों, मेरी आज की वीडियो यहाँ पे पूरी होती है, जिसमें हमने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले 10 क्वेश्चनों को पढ़ा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपनों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें साथियों। और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। मैं हमारे डेली करंट अफेयर से संबंधित रेगुलर क्लासें लगा रहा हूँ और साथ ही मैं 2 या 3 दिनों के अंदर एक नई वीडियो के